higher education practitioner in this country, India, which has the largest sector, which has the maximum number of universities and colleges, and which has the huge gross enrollment ratio, but which is suffering from problems of quality, problems of excellence, problems of academic standards. So I'm very grateful. I'm very happy. Sir has found time with us uh, to be with us today. Sir has found time. And I will request you all to listen to him attentively, make the best use of this time with him. You can ask questions. They will be very intelligently and ingeniously answered. So I will request Asad Faisal Farooqi. Yes, yes, ma'am. Welcome to you all. So I request you to formally introduce, sir. Welcome to you all. Very good afternoon. In this session, our resource person is Professor Rajesh Kumar Dubey Sahab, an eminent academician and scientist. Professor Rajesh Kumar Dubey Sahab, presently serving as the Director MMTC HRDC JNV University Jodhpur. Formerly, he served as the Professor and Head of the Department of Biotechnology and Head of Department of Biotechnology and Director National Resource Center Biotechnology. He is a member of several scientific bodies. Earlier, he also served as Director Biocontrol Lab, Government of India. In this session, Sir present his lecture on holistic and multidisciplinary education. I welcome you, Sir, on behalf of UGC MMTC AMU. Thank you, Dr. Faisal, and thank you, my friend, Director, UGC MMTTC AMU Aligarh. I welcome all the participants. I can see a number of participants, more than 100 have joined with us. आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके अंतर्गत जो हम लोग शिक्षकों के ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ऑनलाइन प्रोग्राम भी लाभदायी होगा। और सबसे अच्छा तो यह है कि आप अपने अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, अपने घर में, अपने डिपार्टमेंट बैठे हैं और अच्छे से हमारे जो विद्वान रिसोर्स पर्सन्स हैं, जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 8 कोर थीम है, जिस 8 कोर थीम के ऊपर ये 8 दिन का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, उसका आयोजन AMU से हो रहा है। I welcome you all, and today the topic is very interesting, and that is multidisciplinary and holistic education. एक तो आपसे बात कहेंगे कि जैसे हम लोग क्लास में आते हैं, आप क्लास में जाते हैं और वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, तब आप टीचिंग करते हैं। अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचिंग नहीं हो सकती। तो फेस टू फेस मोड में, ऑफलाइन मोड में एक मिनिमम एथिक्स है अपने प्रोफेशन का कि क्लास में विद्यार्थी होने चाहिए। तो आप विद्यार्थी तो नहीं है, आप तो शिक्षक हैं, लेकिन ये प्रोग्राम शिक्षकों का ही है। तो श्रोता के रूप में, विद्यार्थी के रूप में नहीं, श्रोता के रूप में, एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में, जैसा अभी हमारी प्रोफेसर डॉक्टर अब्बासी जी कह रहे थे कि आप क्वेश्चंस भी पूछिए, इंटरेक्ट भी करिए। चूंकि ये प्रोग्राम न टीचिंग का है न ट्रेनिंग का है, ये दोनों के बीच में एक नाम है ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन। ये तो आपके ओरिएंटेशन का प्रोग्राम है। तो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में भी कुछ मिनिमम एथिक्स हैं, और पहला एथिक्स ये है कि आप सब वीडियो मोड में रहें, सो दैट दोनों तरफ से बात हो सके, आपका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो सके। और हम आपको इतना बतावें कि हम लोग तब ये चाहते हैं कि जिनका वीडियो ऑन रहेगा वही प्रेजेंट माने जाएंगे, और जिनका वीडियो ऑफ है वो प्रोग्राम में पंजीकृत तो है। जैसा अभी डॉक्टर अब्बासी जी कह रही थी कि 200 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन प्रेजेंट कितने लोग हैं और कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोगों का NEP जैसे महत्वपूर्ण विषय पे ओरिएंटेशन हो रहा है,
थोड़ा आप सेंसिटाइज होंगे, और जितना अच्छा आप इस कार्यक्रम को पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा आप जो हमारे एडवांस प्रोग्राम्स होते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे देश की एक सबसे पहली पंक्ति का विश्वविद्यालय है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. So you all are lucky to be the part of this MAU, UDC, MMTTC. So thank you all. हम देख सकते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट को बहुत लोगों ने क्रिएट किया है और बहुत सारे लोग वीडियो मोड में आ गए हैं. स्क्रीन फुल है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो दिस पिक विल बी फॉर यू फॉर ए गुड मेमोरी. Yes, to start with, multidisciplinary and holistic education. ये एक नया टर्म है. जब हम लोग पढ़ते थे, हम देख सकते हैं स्क्रीन पे एक गौरव श्रीवास्तव जी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं. तो गौरव जी, जब हम लोग पढ़ते थे तो मल्टी डिसिप्लिनरी की मनाही थी. इट वॉज नॉट अलाउड. गौरव जी, आपका क्या सब्जेक्ट है? यस गौरव, कैन यू अनम्यूट योर माइक? हाँ. नमस्ते सर. नमस्ते सर, मैं एमएड किया है, एजुकेशन से है, और इंग्लिश से पीजी है मेरा. वेरी गुड. सो गौरव श्रीवास्तव जो हमारे एक बहुत पार्टिसिपेंट है, मुस्कुरा रहे थे. मेरी निगाह मुस्कुराने वाले टीचर के ऊपर चली गई, हमने इनका नाम ले लिया. और ये एजुकेशन से ही है और इंग्लिश भी पढ़े हैं. तो अगर आप ध्यान करिएगा तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गौरव ने शायद ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा. एमए भी किया है इसी से. एमए भी किया है और बीए भी इन्हीं सब्जेक्ट में किया था. हाँ, बीए भी इन्हीं सब्जेक्ट से की. बीए भी किया था, फिलॉसफी और इंग्लिश से. वेरी गुड. फिलॉसफी और इंग्लिश से किया था. तो गौरव, एक टीचर से आपका इंटरेक्शन हुआ, ऑनलाइन के हैं, ऑनलाइन मोड में हैं. गौरव जी हमारे बीए किए, उसके बाद एमए किए, उसके बाद पीएचडी भी किए होंगे. पीएचडी सर चल रही है अभी. उसी सब्जेक्ट में चल रही है? एजुकेशन से सर. एजुकेशन से चल रही है. तो कंक्लूजन ये है कि गौरव श्रीवास्तव इज अ टीचर ऑफ वन डिसिप्लिन, and the discipline is education. Sir, education discipline. और अब टीचर भी उसी में बन गए हैं. सर वही, मैं अभी उसी में प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, डजर्ट डिग्री कॉलेज में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो चाहे गौरव श्रीवास्तव हो, डॉक्टर पूजा पाठक हो, डॉक्टर भावना पांडे हो, ऐसे जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग अपने मन में सोचिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की गुंजाइश नहीं रहती, और इंटरेक्शन हम लोग अपने सेशन के लास्ट पार्ट में लेंगे. तो हम सबका एक सब्जेक्ट था, उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हुआ, उसी से मिलते जुलते में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, और जिस चीज में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ उसी में पीएचडी भी हो गई, और उसी के आप टीचर भी हो गए. ये तो थी पॉलिसी 1986 की जो शिक्षा नीति थी हमारे देश की. हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग ज्वाइन किए हैं, हम सब लोग उसी पॉलिसी के अंतर्गत अपनी पढ़ाई किए और अब अपने अपने प्रोफेशन में हैं. इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं मोहब्बत मुस्ताफ भाई कि हम सब एक डिसिप्लिन के टीचर हैं, एक डिसिप्लिन पढ़े हैं और उसी डिसिप्लिन को पढ़ा रहे हैं. लेकिन ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसके ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये बहुत बेसिक बट बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, खास करके हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, जिनकी सर्विसेज शायद 2050 तक. हम देख रहे हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में कुछ चेहरे ऐसे यंग लग रहे हैं जिनका रिटायरमेंट 2050 के बाद होगा, है ना. तो
उन सब के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से समझना, फिर इसका ढंग से क्रियान्वयन करना, और उसके बाद इस पॉलिसी की जो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज है उसको उस पर रिसर्च करना, उसको पब्लिश करना, ये भी हमारे शिक्षकों का काम है। सो दिस पॉलिसी and this theme, multidisciplinary and holistic, is something new for all of us, very very new। और न्यू तो नया तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, नया अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ एक नए होने के साथ एक और बात है कि ये हम लोगों के रीच के बाहर की चीज है। जैसा अभी गौरव श्रीवास्तव और कुछ इंटरेक्शन हुआ, आप लोग सुने कि we all are coming from one discipline, monodisciplinary teacher, and we are now talking multidisciplinary, and we are going to implement multidisciplinary। तो इसलिए इस सेशन में हम लोग मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को थोड़ा ढंग से समझेंगे, थोड़ा इंटरैक्टिव रहेंगे। अगर हम लोग मल्टीडिसिप्लिनरी समझ गए तो इसके आगे जितनी भी चीजें हमारे एजुकेशन पॉलिसी में कही गई हैं, जैसे हमको होलिस्टिक होना चाहिए, हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमको फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री वाली पॉलिसी है, क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट डिपॉजिट, क्रेडिट रिडीम, ये सब करना है। और ये सब क्यों करना है? इसलिए कि अब हमारी पॉलिसी मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक है गौरव जी? तो एक बात तो हम सब समझते हैं, व्हाट इज मोनोडिसिप्लिनरी। जैसा अंग्रेजी का वर्ड है मोनो मीन्स वन, सिंगल, और हम सब उसी में आ रहे हैं। जैसे गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि वो एजुकेशन के टीचर हैं, अभी पीएचडी कर रहे हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट रहे थे, लेकिन अगर गौरव को ये कहा जाता कि एजुकेशन के साथ थोड़ा मेडिकल की पढ़ाई कर लो, एजुकेशन के साथ थोड़ी इंजीनियरिंग कर लीजिए, जो आप बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन कर रहे थे उसके साथ थोड़ा लॉ पढ़ लीजिए, थोड़ी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, तो गौरव ये सब अलाउड था? आप कर सकते थे आप? सर नहीं सर, इट इज नहीं नॉट कर- अलाउड दैट टाइम। ये सब अलाउड नहीं था, हम्म, ये सब अलाउड नहीं था। और क्यों नहीं अलाउड था? हमारी पॉलिसी ऐसी थी। एक पॉलिसी थी जिसे हम 1986 की पॉलिसी कहते हैं, उसमें ये अलाउड ही नहीं था। क्या अलाउड था? मोनोडिसिप्लिनरी। क्या अलाउड था? एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन था कि कोई, जैसे गौरव जी ने हमारे बताया कि वो एजुकेशन के हैं, कोई लोग यहाँ साइंस के होंगे, कोई लोग बायोलॉजिकल साइंस के होंगे, कोई ह्यूमैनिटीज के होंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन के हमारे सारे टीचर्स 122 132 टीचर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सब मोनोडिसिप्लिनरी थे। एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे, उसी के टीचर बन गए। और जब हम लोग थोड़ा 2001-2 के बाद कई डिपार्टमेंट आप अपने अगल बगल सुनते होंगे जिसका नाम मोनोडिसिप्लिनरी से थोड़ा बदल के इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। हमारे इस पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे टीचर्स हैं। इंटरडिसिप्लिनरी टीचर कोई है इसमें? कोई लोग ऐसे हों जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में किए हों, पीजी, रिसर्च? Can you unmute yourself and speak something? कुछ बात कर सकते हैं? भावना पांडे, what is your subject, भावना? Sir, physics. फिजिक्स।
तो फिजिक्स तो सब सुने होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने बायोफिजिक्स सुना है क्या? सर हमारे यहाँ जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ ना, पंतनगर यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे भी बायोफिजिक्स मतलब चलता था। अभी कुछ टाइम के लिए वो हो गया ना, बायोफिजिक्स स्ट्रीम है यहाँ पे अभी, बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स है। So, Bhavna, can you discuss something about what is biophysics? सर उसमें बेसिकली हम बहुत ज्यादा डेप्थ में तो मेरे को बायोफिजिक्स का उतना आइडिया नहीं है, जो आई एम फिजिक्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली सर, बट इन बायोफिजिक्स we will study about the physics phenomena in a living things, how the living things uses the physics phenomena, like something, if I will give example that how the blood will flow, the rate of flow of the blood in the human and in the animals. So sir, there are different things which physics can help to understand, because physics is, as I know, that mathematics and physics are two languages to understand the subject. They are not a different subject. Even in chemistry, we use the physics and mathematics. So, if you want to plot a graph, even in agriculture, because I am basically from Agriculture University, GB Pant University of Agriculture and Technology in Pantnagar, Uttarakhand. It's near to Nainital. So here in agriculture also we are using the physics. So if agriculture student wants to plot the data, the graph, so he should or she should have a knowledge that what we should take on x-axis, y-axis, what is interpolation, what is extrapolation. There are so many things, so that the physics subject will help to interpret, to find the final conclusion of your results. With the help of the physics, we can, or mathematics, the data is very important nowadays. The research and subjects want the data. So data का जो important है वो भी सर physics interpret करता है. Very good. Thank you, Bhavna. Thank you, sir. Thank you. भावना जी गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पंतनगर से हैं। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर में फिजिक्स का वो टीचर है और बायोफिजिक्स की बात उन्होंने करी। हमारे जितने टीचर्स यहाँ पे हैं, हम बायोफिजिक्स मतलब थोड़ा बायोलॉजी और थोड़ी फिजिक्स दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, बायोफिजिक्स। ऐसे ही जब बायोलॉजी को केमिस्ट्री में मिला दिया तो हो गया बायोकेमिस्ट्री। ऐसे ही अभी हमारा परिचय दे रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी, जब बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी में मिला दिया गया या टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को मिला दिया गया तो इट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलिंग्विस्टिक्स, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हुए, जैसा मोनोडिसिप्लिनरी में नाम से ही क्लियर है, सिंगल डिसिप्लिन, वन डिसिप्लिन इज मोनोडिसिप्लिनरी। जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को एक प्रोपोर्शन में मिला दिया जाता है, when we mix two or more than two subjects in a proportion, then it is interdisciplinary. Interdisciplinary. When two or more than two subjects, more than two disciplines are mixed in a proportion, we called it interdisciplinary. जैसा भावना जी ने बताया बायोफिजिक्स, फिर हमने कई नाम लिया, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे ही कई चीजें हैं जो हम एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी क्यों आया? इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए आया कि जब हम बायोलॉजी पढ़ते थे केवल, तो उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता था, लेकिन जैसे ही बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी मिल गया, वैसे उसका नाम हो गया बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का हमारे दैनिक जीवन में, इन आवर डेली लाइफ,
the importance of biotechnology is too much. जैसे आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम बचपन में छोटे थे तो हम दूध लेने के लिए डिब्बा लेके जाते थे। वो दूध की बात क्यों कर रहे हैं भावना? दूध इज ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड भावना इज फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो मिल्क इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, राइट? मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, गुड फॉर एवरीबडी। लेकिन हमारे सामने कई टीचर्स हैं और सब जानते हैं कि हम लोग दूध डिब्बे में लाते थे, फिर उसको घर में रख के कितनी बार गर्म करना होता था गौरव, और कितनी बार उसको ठीक से देखना होता था। वो तो दो तीन बार तो गर्म होता ही था गर्मी के दिनों में। तो 3 बार गर्म होता था। हाँ, जब तक फ्रीज नहीं। यस। तो दूध को अच्छा रखने के लिए, दूध जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजी, फिर उसको ला के हम कितना गर्म रखते थे, कितना उसको बचा के रखते थे। और क्यों ऐसा था? इसलिए ऐसा था गौरव कि उस समय हम टेक्नोलॉजी का यूज मिल्क में नहीं करते थे। हम मिल्क को लाते थे, उसको गर्म करते थे, उसको ढकते थे और रखते थे और उसका यूज करते थे। लेकिन भावना जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, उनको पता है, उनके यहाँ डेयरी टेक्नोलॉजी का भी डिपार्टमेंट है, आप लोग भी जानते होंगे। जैसे ही मिल्क में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, मिल्क की बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो हो गया मिल्क बायोटेक्नोलॉजी। और जैसे ही मिल्क बायोटेक्नोलॉजी हुआ, अब दूध 24 आवर्स उपलब्ध है। छोटी सी बाजार से लगा के पंतनगर यूनिवर्सिटी से होते हुए अलीगढ़ तक उपलब्ध है। किसी शहर चले जाइए, किसी बाजार चले जाइए, किसी गांव चले जाइए, किसी के किचन में चले जाइए, हर जगह मिल्क के कई सारे प्रकार, प्योर मिल्क, मिल्क विदाउट बटर, मिल्क बटर, दूध से दही, दही से घी और अनेक प्रोडक्ट, मिल्क के अनेक प्रोडक्ट 24 आवर्स 365 डेज हमारे कंजम्पशन के लिए उपलब्ध हैं। मैं राइट गौरव? यस सर। क्यों भावना, बात ठीक है? यस Yes, sir. So I think it is clear to all teachers कि जैसे ही टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मिल्क की बायोलॉजी में हुआ, तो उसका नाम हो गया मिल्क बायोटेक्नोलॉजी। तो जितने हम लोग टीचर्स हैं या आपके घरों में जो ये जानते हैं कि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, वी आल्सो टेक मिल्क। बच्चों को भी मिल्क जरूरी है, जब आप बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो भी मिल्क आवश्यक है। जब आप एजेड हो गए तो भी मिल्क जरूरी है, फॉर हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ, फॉर बोन हेल्थ, फॉर ब्लड हेल्थ, फॉर एवरीथिंग। फॉर गुड स्पोर्ट्स पर्सन मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, मिल्क बहुत जरूरी है, ब्रेन सेल्स को एक्टिव करता है। तो कंजम्पशन के लिए मिल्क बिकम very easily important to all of us. So this is application of milk as interdisciplinary subject, milk biotechnology. तो जैसे ये interdisciplinary हुआ, तो ये जो बड़ी कठिनाई थी उसको कलेक्ट करना, उसको रखना, गौरव जी बता रहे थे 3-4 बार तो गर्म करना ही पड़ता था। लेकिन कंजम्पशन के अलावा मार्केट में आप देखेंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी पार्लर, दुकानें, ऐसे गुड हाउसेस फॉर मिल्क आर इन मार्केट, so they are earning money. I mean, they got employment. So जैसे interdisciplinary हुआ, it become a good subject of interdisciplinary education, interdisciplinary research,
Good subject for employment. So many people are earning now. मिल्क बायोटेक्नोलॉजी से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इतने सारे लोग एम्प्लॉयमेंट पाए, और जब एम्प्लॉयमेंट मिला उनको रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च हुई, क्वालिटी एजुकेशन हुआ, तो अगला क्या चीज हो गया, बहुत सारे लोग स्किल्ड हो गए। अब कम पढ़े लिखे लोग भी या पंतनगर यूनिवर्सिटी से डेयरी टेक्नोलॉजी में जो बीटेक या बीएससी एमएससी करके निकलते हैं, दे गेट जॉब इन गुड कंपनीज। बहुत सारे नाम आप सुनते होंगे, आप इतने नाम सुनते होंगे मिल के, एवरी सिटी, everywhere you may be hearing names like पराग, like ज्ञान, और गुजरात में तो पराग ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन ही कर दिया। So many cooperative, so many other things are there. So मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे ही आप मोनोडिसिप्लिनरी से इंटरडिसिप्लिनरी की तरफ गए, एक हमने आपको एग्जाम्पल बताया, तो आप ये देख सकते हैं कि दूध की उपलब्धता, दूध का ज्ञान, दूध का महत्व, दूध से आय, दूध से रोजगार, कितना सारा सेक्टर में डेवलपमेंट हो गया। अदरवाइज गौरव जी कह रहे थे कि दूध तो बहुत बड़ा हेडेक था, कि दूध ले आना और उसको गर्म करना, और जब मौका आता था, देखो भावना हंस रही है, जब मौका आता था कि दूध पीना है तो दूध फट जाता था, वो मिलता ही नहीं था, बेकार हो जाता था। सो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी and the importance of interdisciplinary education, interdisciplinary research. अब आप अगर ये देखना भावना, तो जितनी एग्रीकल्चर, भावना तो डॉक्टर भावना पांडे इज वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, लेकिन जो उससे छोटे हैं, चित्रकूट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा, झांसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, जो अभी थोड़ा डेवलप हो रहे हैं, हर जगह डेयरी टेक्नोलॉजी है। And dairy technology is a bloom for skill development, for employment, for income generation, for education, for all things to solve the real life problem. तो जब हम अपने लाइफ में डेली की समस्या का समाधान खोजते हैं, तो बात आती है इंटरडिसिप्लिनरी की। इंटरडिसिप्लिनरी क्यों आवश्यक है? इंटरडिसिप्लिनरी आवश्यक है रोजगार बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए आदि। आप और समझ सकते हैं, मिल्क का हमने एक एग्जांपल दिया आपको। तो इंटरडिसिप्लिनरी हमारे पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में शुरू हो गई थी, और हम लोग ऐसे तमाम डिपार्टमेंट, जैसे अगर हमारे बीच में कोई टीचर साइकोलॉजी के है, कोई टीचर साइकोलॉजी के है, अब तो 143 लोग हैं। कैन आई गो टू जितेश पांडे? नहीं, योर नेम इज जितेश पासवान, सॉरी, क्या जितेश? देयर इज सम नो कलर आपने सफेद से दिख रहा है ना, आप सफेद व्हाइट बैकग्राउंड पे हैं। यस जितेश पासवान, व्हाट इज योर सब्जेक्ट? संस्कृत सर। संस्कृत, यस, बहुत अच्छा। एंड बिपाशा रहा? फिजिक्स। तो फिजिक्स वाले एक साथ बैठे हैं, भावना एंड बिपाशा। एंड रितु मुखर्जी, यू मुखर्जी? सर मैं लाइब्रेरियन। इज लाइब्रेरियन। एंड कमलिका चटर्जी? Sir, from nutrition. Nutrition. Very good. So interdisciplinary allowed हो गया था, और हमारे बीच में कई टीचर्स मिले आपको जो इंटरडिसिप्लिनरी से आए हैं। न्यूट्रिशन भी इंटरडिसिप्लिनरी है ना? अब इंटरडिसिप्लिनरी तक तो अलाउड था जब हम लोग पढ़ते थे,
मोनोडिसिप्लिनरी तो वहां की पॉलिसी ही थी। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आ गए, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में जैसे कमलिका है न्यूट्रिशन की, कोई है बायोटेक्नोलॉजी के, तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी था इनका कोई फ्यूचर नहीं होता था। अगर आपको नेट देना है तो न्यूट्रिशन में नेट होता है कमलिका? नहीं सर, होम साइंस में देना पड़ता है। देना पड़ता है। तो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन उस पॉलिसी में न्यूट्रिशन का नेट पास करना, जेआरएफ देना वो संभव नहीं था, उनको होम साइंस जाना पड़ता था। ऐसे ही आप एक सब्जेक्ट सुने होंगे रूरल टेक्नोलॉजी। रूरल टेक्नोलॉजी आ तो गई, सब्जेक्ट बन गया, आईआईटीज में खुल गया, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खुल गए, और रूरल टेक्नोलॉजी को माना जाने लगा कि ये तो हमारे भारत का भाग्य विधाता है। हमारा भारत गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, तो रूरल टेक्नोलॉजी का बहुत काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। परंतु रूरल टेक्नोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ना शुरू किया या बायोटेक्नोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उनके लिए नेट होता ही नहीं था। उनके लिए नेट में कोई दूसरे सब्जेक्ट में जाना पड़ता। और वो क्या सब्जेक्ट होते? जैसे कमालिका ने बताया कि होम साइंसेज होता, रूरल टेक्नोलॉजी के लिए वो पर्यावरण विज्ञान में जाते हैं, लाइफ साइंस में जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले लाइफ साइंस से नेट पास करते हैं। तो जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें जो मोनोडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी इसकी चर्चा करी, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन तो गए, लेकिन पॉलिसी ऐसी थी कि उसमें कोई होलिस्टिक नहीं हुआ, उसकी संपूर्णता नहीं हुई, वो थोड़ा बहुत होके वहां रुक गया। इज इट क्लियर कमलिका? यस यस। लेकिन जब ये पॉलिसी आई जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, तो इसमें मोनोडिसिप्लिनरी और जो आपको हमने इंटरडिसिप्लिनरी बातें बताई, इससे एक कदम आगे मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हो रही है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी इज one new discipline for all of us in higher education to solve the real life problem. And what is real life problem? एक छोटा सा एग्जांपल इंटरडिसिप्लिनरी का, मिल्क बायोटेक्नोलॉजी की बात आपसे की। परंतु जब आप इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी से आगे हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा नीति में बहुत अच्छा वर्णन है, दैट इज क्रॉस डिसिप्लिनरी। दैट इज क्रॉस डिसिप्लिनरी। सो व्हाट इज क्रॉस डिसिप्लिनरी? व्हाट इज क्रॉस डिसिप्लिनरी? क्रॉस डिसिप्लिनरी क्या है? थोड़ा हम लोग इंटरेक्टिव रहेंगे सो दैट यू कैन लर्न। यस, आई कैन सी पूजा पाठक। पूजा, एनी आइडिया अबाउट क्रॉस डिसिप्लिनरी? डॉक्टर पूजा पाठक, प्रश्न यस। जानकारी में नहीं है सर, मुझे इतनी जानकारी नहीं। जानकारी नहीं, कोई बात नहीं। जानकारी नहीं है तो आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए, इसीलिए ओरिएंटेशन का प्रोग्राम है। क्या हाँ, यस, कोई बोल रहे थे? प्लीज रेज योर हैंड सो दैट वी कैन रीच टू यू। यस, राकेश, डॉक्टर राकेश कुशवाहा। जी सर, मैं जी प्रश्न में थोड़ा सा समझ नहीं पाया। क्रॉस शब्द, क्रॉस शब्द है सर क्या? हाँ, क्रॉस शब्द है जी। क्रॉस मोनोडिसिप्लिनरी की बात हम लोगों ने की, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। जी। इंटरडिसिप्लिनरी की बात हम लोगों ने की, आपको क्लियर हो गया होगा।
जी उसके आगे का एक शब्द है क्रॉस डिसिप्लिनरी, CROSS, जी क्रॉस। जी 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 तो क्रॉस क्वेश्चन है कि क्रॉस का जहाँ तक मैं समझ जी क्रॉस का मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि यदि मान लीजिए कला संकाय का विद्यार्थी है और वो हिंदी साहित्य पढ़ रहा है, तो वो हिंदी साहित्य के साथ में यदि उसकी रुचि यदि जीव विज्ञान को पढ़ने में भी है, तो वो जीव विज्ञान भी पढ़ सकता है। तो ये इस प्रकार की जो डिसिप्लिनरी कहलाई, क्रॉस डिसिप्लिनरी मैं समझ सकता हूँ। आपका क्या सब्जेक्ट राकेश जी? जी मेरा हिंदी साहित्य है सर। आप कहाँ से? जबलपुर मध्य प्रदेश। अच्छा, और कोई? थैंक यू राकेश जी सर, थैंक यू Sir, यस। cross disciplinary or interdisciplinary both are same or not? Both are same, no sir. Cross or interdisciplinary both are same. जहाँ तक सर मैं जानता हूँ। आप जो जानते हैं, आप जो जानते हैं उसके लिए धन्यवाद आपको। लेकिन ये इसीलिए ये कार्यक्रम मैंने आपको शुरू में कहा था, बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ये। इसमें जैसा हमारी डॉक्टर अब्बासी कह रहे थे कि अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, अच्छे सुनोगे, तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। यस, अंजलि हरित हैज रेज्ड द हैंड। जो बात करना चाहते हो प्लीज रेज योर हैंड और somebody can ask the name. Sir, maybe like in MSc chemistry, we have one subject of math also. Maybe this is the cross disciplinary. नहीं, आपने तो केमिस्ट्री में एमएससी किया है? नहीं sir, I am in mathematics department. Yes. So what is cross disciplinary? Sir, in chemistry, MSc chemistry, there is one subject of mathematics. Maybe this is I am just guessing. I am not sure. नहीं, लेकिन आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है जी सर, तो आप तो फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़े ही होंगे। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े हैं, उसमें भी मैथ का यूज होता है सर। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अलावा तो आपको कुछ पढ़ना अलाउड नहीं था। बाय डिफॉल्ट सर, और By बाय द default. इंटरेस्ट आल्सो। सो अंजलि, ऐसी पॉलिसी थी और इसीलिए प्रोग्राम है। सो थैंक यू अंजलि। आई विल गो टू बिपाशा। यस बिपाशा। Sir, I think that is it is the knowledge of more than one, two or more subjects. What is your subject? My physics, sir. Yes, Physics. Thank you Bipasha. We will go to Kavita. Yes, sir. सर क्रॉस डिसिप्लिनरी का मतलब अगर हिंदी में मैं बताना चाहूँ तो ये वो अध्ययन होता है जिसमें एक से अधिक विषयों का डिसिप्लिन के साथ समावेश किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं पर्यावरण की बात कर रही हूँ तो पर्यावरण में हम विज्ञान भी रहता है, समाजशास्त्र भी रहता है, अर्थशास्त्र भी रहता है और राजनीति भी रहता है। तो इन सभी को शामिल करके एक क्रॉस डिसिप्लिनरी का मतलब उसमें उस विषय का अध्ययन किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कोई नाम बताओ जरा। यस सर। कोई डिपार्टमेंट का नाम बताओ जो, जैसे भावना ने बताया ना, मिल्क डेयरी डिपार्टमेंट है उनके यहाँ, बायोटेक्नोलॉजी का है, बायोफिजिक्स का है। तो जो आप कह रहे हो कब तक, जरा कोई डिपार्टमेंट का नाम बताओ जिसमें सब हो जो आप बता रहे हो। सर जैसे हम शिक्षा की ही बात कर लें या फिर मैं पर्यावरण अध्ययन की ही बात कर लूं कि हम यदि एनवायरनमेंट अध्ययन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें विज्ञान का भी थोड़ा बहुत लेना पड़ता है और समाजशास्त्र का भी लेना पड़ता है, अर्थशास्त्र का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है और राजनीति के भी कुछ पहलू का नाम बताओ। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट है मुझे याद नहीं आ रहा है। आप कविता जी, आप कहाँ से हो? सर मैं मंडला मध्य प्रदेश से हूँ सर। मंडला में कोई यूनिवर्सिटी है? यस, यूनिवर्सिटी नहीं है सर, मैं यहाँ महारेवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन चलता है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। नहीं, आप जिस यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन करी है? सर मैंने आरडीबीपी यूनिवर्सिटी से किया है सर, जबलपुर। आरडीबीपी में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो आप बता रहे हो क्रॉस डिसिप्लिनरी का? सर सोशल साइंस कह सकते हैं, सोशियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट से मैं कर रही हूँ। यस कविता। सर मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही थी, मतलब सोशियोलॉजी का ही मैंने वर्क किया है, सोशियोलॉजी से ही मेरी पीएचडी रनिंग है। तो सोशियोलॉजी में ही ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें हम
समाज के कुछ पहलू लेते हैं, कुछ राजनीति को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ जो डिफरेंट सेक्टर्स रहते हैं, अर्थशास्त्र हो गया, उसमें सभी चीजों का इंक्लूड करके ही उसको आगे बढ़ाया जाता है। यू आर करेक्ट, सकते हैं। यू आर वेरी मच करेक्ट। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम जीवन के अनेक भागों का अध्ययन करते हैं। वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन वो तो जो आपके करिकुलम में है, जो आपके सिलेबस में आप सब पढ़ोगे, तो कई सारे पेपर होते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रॉस डिसिप्लिनरी। किसी सब्जेक्ट से सर परे, सीमा से परे है, कई विषयों को शामिल करना होता है, या एक दृष्टिकोण है सर, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लादने का प्रयास है, जटिल समस्याओं से अधिक नवीन और व्यापक समाधान ढूंढने की कोशिश है सर इसमें। जैसे आमिर जी बताइए, कोई विषय बताइए ऐसा। अरे भाई, क्रॉस डिसिप्लिनरी जो कविता जी ने बताया, जो आमिर जी ने बताया, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो, वेरी गुड। बट ये आप कोई डिपार्टमेंट का नाम तो बताओ ना कि क्रॉस डिसिप्लिन का यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है। सर, जैसे एक विषय का जो ज्ञान है, जब हम अन्य सब्जेक्ट में लगाने की कोशिश करेंगे तो क्रॉस, जैसे कि भौतिकी और संगीत है, तो जब संगीत बीच में कि भौतिकी और संगीत है, तो जैसे संगीत है तो उसमें ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं, तो वो फिजिक्स में भी आता है। एक रिक्वेस्ट मेरी सुनिए आप सभी शिक्षक लोग, डोंट मेक chaos, मेक ए गुड क्लास, राइट? आप हल्ला गुल्ला मत करिए, हल्ला गुल्ला मत करिए। जिसको बोलना हो, आई थिंक इंटरेक्टिव इन ऑनलाइन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन ऑनलाइन इंटरेक्शन इज वेरी रेयर। तो बहुत ही कम क्लासेस हैं जहां पे इंटरेक्शन होता है, नहीं तो लोग पीपीटी चला देते हैं, पीपीटी पढ़ते रहते हैं, उनका बीत जाता है कार्यक्रम। तो इट इज वेरी गुड कि यू ऑल आर इंटरेक्टिंग, बट थोड़ा टेक केयर, थोड़ा केयर के साथ करिए कि जिसको बात करनी हो प्लीज रेज योर हैंड। एंड अगर हम कोई सेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप उनका नाम लेंगे, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड गो अहेड। अदरवाइज मैं यहाँ से नाम ले सकता हूँ, जैसे भावना पांडे हैज रेज्ड द हैंड, काफी देर से उनका हैंड रेज है। यस भावना। Disciplinary, multidisciplinary and cross-disciplinary, they all three different type of the research. Earlier we know interdisciplinary, after that the multidisciplinary we have heard. Now recently the cross-disciplinary. Yeah, I don't know this subject cross-disciplinary work is going or not, but which I know something about that, like that's like mathematics and another subject, art subject or science subject. Two subjects are there. So one of the theme that some mathematics philosophy. So we want to collaborate. We want to join the philosophy in mathematics because it's a research, or we can say that some history of science. People don't know about the earlier, that like in the NEP also, how the this education policy, the Indian education policy, something like that, I forget the name. So how it started. So that policy, even that have history also, mathematics also, science also, but we don't have idea that all these merge in a point, and it can give us the real flavor of the life. थैंक यू भावना। प्रशांत माने। यस प्रशांत। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून sir. The best example of cross-disciplinary subjects is behavioral economics, where psychology and economics, the principles of psychology are implemented for the studies of the economics. When the subjects different from the same discipline, if the theories and the knowledge applied in collaboration, then it is called as the cross-disciplinary subjects, sir. थैंक यू प्रशांत। आपका क्या सब्जेक्ट है? Myself, I teach English literature, sir.
हाँ, English literature, sir. English literature. Thank you, Prashant. I will go to again Mohammed Amir. Yes, Mohammed Amir, please. सर हमारा डिपार्टमेंट का एक डिसिप्लिन है कॉग्निटिव साइंस नाम का, और ट्रांसडिसिप्लिनरी है वो न्यूरो साइंस cognitive science is a good example for transdisciplinary. आप बहुत सारे टीचर्स में प्लीज जरा आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। क्या है ना, जिनका हो गया हो प्लीज माइक को म्यूट कर लो, उनको डिस्टरबेंस हो रहा है। हमने आपको शुरू में कहा था कि थोड़ा एक एथिक्स, हमारे प्रोफेशन शिक्षकों का एक एथिक्स है कि वो वीडियो मोड में रहें, राइट। लेकिन दूसरा और इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा डिजिटल लिटरेसी भी सीखें। तो डिजिटल लिटरेसी कहने का मतलब है कि माइक को कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है, वीडियो कब ऑन करना है, ये भी हम लोगों को जानना चाहिए ऑनलाइन प्रोग्राम पे। तो हमारे इस क्रॉस डिसिप्लिनरी डिस्कशन में कई टीचर्स ने भाग लिया, थैंक यू ऑल। लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हम भावना से पूछ रहे थे, भावना आप बताओ, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट बताओ, ऐसा कोई जगह बताओ। जैसे हमने आपको मोनो डिसिप्लिनरी बताई, हमने आपको सर प्लीज सर हम दुस्साहस करें थोड़ा सा। हाँ सर, लेकिन ये मनोज हाँ, प्रशांत जी जरा अपना माइक चलो। यस सर, हम पहले ही बता चुके सर, उदाहरण के स्वरूप में जैसे इतिहास में गणित का उपयोग ढूंढना, किसी ऐतिहासिक काल के आर्थिक आंकड़ों को समझने के लिए गणितीय विश्लेषण का उपयोग करना। अब जैसे मान लीजिए विज्ञान और कला है सर, इंजीनियरिंग और समाजशास्त्र, जैसे जब किसी तकनीकी प्रोजेक्ट जैसे पुल या निर्माण सड़क का निर्माण होता है तो उसमें सामाजिक प्रभावों का अध्ययन ढूंढना या करना, ये सब सारे चीज उदाहरण में है सर। अब बाकी आप जैसा बताएं सर। नहीं, हम क्या बताएं, ये तो आपकी पॉलिसी में है। इतिहास में गणित का उपयोग करना, साहित्य में मनोविज्ञान का, विज्ञान में कला का, सब ऐसे है सर। तो आपने तो जैसे शुरू में मोनो हमने कहा तो भावना ने बोला मोनो मीन सिंगल, ऐसे ही इंटर डिसिप्लिनरी बोला, इंटर मीन्स दो सब्जेक्ट्स को या दो डिसिप्लिन्स को मिला दिया तो बिकम इंटर डिसिप्लिनरी। जैसे उसके अंग्रेजी के वर्ड से ही क्लियर है, वैसे ही आप बता रहे हो क्रॉस मतलब आपने उसको किसी सब्जेक्ट से क्रॉस कर दिया। क्यों मनोज, यही बात है? नहीं सर, विभिन्न विषयों को एक साथ मिला करके किसी समस्या का हल ढूंढना है सर। तो आप बताइए ना कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ बना हुआ है क्रॉस डिसिप्लिन का? डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज में नहीं है, लेकिन जी। तो कैसे काम चलेगा? ये दृष्टिकोण है सर, एकीकृत, आपस में पूरी तरीके से एकीकृत नहीं होते, ये दृष्टिकोण है एक तरीके से। कविता, थैंक यू मनोज, थैंक यू सो मच। ओके सर। कविता फिर कुछ ट्राई कर रही है। कविता हैव यू रेज्ड हैंड? यस सर। सर डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग जिसको हम कहते हैं, अगर वो आपकी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है तो, क्योंकि उसमें भी सारे विषयों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम भूगोल ले लिए, पर्यावरण विज्ञान ले लिया, समाजशास्त्र ले लिया, और नीति निर्माण की बात किया जाए तो ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है, विभाग के अंतर्गत आता है। तो इससे भी आपके जो प्रश्न है उसका आंसर मिल सकता है। मेरा प्रश्न नहीं है कविता, ये मेरा प्रश्न नहीं है। ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन टॉपिक है, और हमने शुरू में कह दिया था, सबको बताया था, मनोज को तो अच्छे से कहा था कि मनोज ये सब हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम लोग तो मोनो डिसिप्लिनरी के टीचर हैं, पुरानी पीढ़ी के टीचर हैं। लेकिन हमने ये भी कहा था कि आप में से कई लोग, जो हमें दिख रहा है कि कई लोग तो 2050 के बाद रिटायर होंगे, अभी इतनी लंबी टीचिंग का काम करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे। और आप जानते हैं जो हमारे सामने टीचर्स बैठे हैं, ये सारे टीचर्स हायर एजुकेशन के टीचर हैं। तो हायर एजुकेशन से ऊपर इंडिया में कुछ नहीं होता, हायर एजुकेशन से ऊपर कुछ भी नहीं होता यहाँ। यू आर ऑन द टॉप
जिसको फ्लैगशिप कहते हैं। आपसे ऊपर कोई टीचर नहीं होते, आप ही सबसे ऊपर हैं। आपके नीचे होते हैं, क्या नाम है उनका, माध्यमिक शिक्षा, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। और उसके नीचे भी होते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। तो जो हमारे उच्च शिक्षा के आप लोग शिक्षक हैं, आपका काम 3 गुना ज्यादा है। आपको हायर एजुकेशन के लिए टीचिंग करना है, हायर एजुकेशन के लिए रिसर्च करना है, उसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा के लिए भी आपको ही काम करना है। और उसके साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा में जो किताबें पढ़ाई जाती है ना, उसको भी हमारे उच्च शिक्षा के शिक्षक ही लिखते हैं। जैसे भावना पांडे फिजिक्स की है, तो वही लिखेंगी किताबें प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी, और उन्हीं जैसे शिक्षक लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा के लिए भी। तो योर जॉब इज 3 times more, your importance is much more, so you should be very serious, you should be well to do, you should be well trained। आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, उसी के लिए सेंटर्स काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद आपका परफॉर्मेंस भी 3 times ज्यादा है। तो क्रॉस डिसिप्लिनरी कई लोगों ने अंदाजा लगाया, कई लोगों ने 2-2 बार अपने माइक को म्यूट और अनम्यूट किया, लेकिन अभी भी वो चीज जानने की जरूरत है जिससे हम सबका कंसेप्ट क्लियर हो सके कि व्हाट रियली इज क्रॉस डिसिप्लिनरी। आई थिंक इतनी देर में मोनोडिसिप्लिनरी तो क्लियर है सबको, इंटरडिसिप्लिनरी भी क्लियर है। इंटरडिसिप्लिनरी हमने उदाहरण देके बताया, और जो हमारे कई शिक्षक कह रहे थे वो वास्तव में इंटरडिसिप्लिनरी ही है। चाहे आप अर्थशास्त्र को लगा दो, मनोज जी कह रहे थे वो भी इंटरडिसिप्लिनरी है कि आप, हमने तो कहा ना मनोज कि 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को जी एक प्रोपोर्शन में मिला दो। चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लो, चाहे मैथमेटिक्स ले लो, चाहे सोशियोलॉजी ले लो, चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, अगर उनको आप एक प्रोपोर्शन पे मिला रहे हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है मनोज? जी सर जी। तो अभी तो इंटरडिसिप्लिनरी तक ही बात हो रही है। इंटरडिसिप्लिनरी के आगे एक टर्म हमने यूज किया, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टीचर्स, व्हाट रियली इज क्रॉस डिसिप्लिनरी। और हम अभी तक तो इंटरडिसिप्लिनरी में ही फंसे रहते थे। हमने बताया, एग्जाम्पल है कि हम न्यूट्रिशन में एमएससी तो कर लिए, लेकिन पीएचडी करने के लिए हमें होम साइंस में नेट पास करना होगा। ठीक है, ऐसे ही रूरल टेक्नोलॉजी में हमने एमएससी कर लिया, एमटेक कर लिया, लेकिन पर्यावरण विज्ञान में या लाइफ साइंसेस में हमें नेट पास करना होगा। मतलब पुरानी पॉलिसी में पूरा रास्ता नहीं था इंटरडिसिप्लिनरी का। कहीं कहीं पे लोगों ने इंटरडिसिप्लिनरी कर लिया, तो आप सुनते होंगे कि शिक्षक रुक गए, अटक गए, नेट क्वालिफाई नहीं करने को हुआ, उन सब्जेक्ट का पब्लिक सर्विस कमीशन में इंतजाम नहीं है, वहां नहीं ले सकते हैं, फिर उनको मुड़ना पड़ता है, उनको लौटना पड़ता है। तो इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी पुरानी पॉलिसी में हुआ तो, लेकिन उसका कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी। गॉट द पॉइंट? प्रशांत माने भाई साहब, जरा अपना आप हाथ नीचे कर लो प्लीज, लोअर योर हैंड। Yeah, thank you. So the question is the most important topic, cross-disciplinary. Cross-disciplinary. Cross-disciplinary is not cross of 2 subjects, 2 disciplines. मनोज भाई, 2 विषयों को क्रॉस डिसिप्लिन नहीं कहते। जी, क्रॉस डिसिप्लिन है when you know across the subject। जैसे हमारे
कई टीचर्स यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले जो हमारे शिक्षक थे, जो एजुकेशन से थे, गौरव श्रीवास्तव। यस, आप में से कई अब वो नहीं है, ज्वाइन नहीं है, कहीं और चले गए। यही 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 आनंद है ऑनलाइन में। इन ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन डू एनीथिंग। बट Kamalika is from nutrition, right? Yes, sir. Yes, Kamalika is from nutrition. बट न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई उसके भाग हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देयर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देयर इज ए फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे ही जो हमारे बॉटनी के टीचर हैं, तो प्लांट्स आप सब जानते होंगे कि बॉटनी में प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो प्लांट कौन से होते हैं? कोई पौधे पानी में पाए जाते हैं, कोई पौधे लैंड में पाए जाते हैं, कोई पौधे हिल्स पे, फॉरेस्ट पे, माउंटेन में पाए जाते हैं, कोई पौधे आंख से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे लाइकेन, वायरस सुने होंगे, एल्गी सुने होंगे, फंजाई सुने होंगे, बैक्टीरिया सुने होंगे आप लोग। अभी एक आया ही था कोविड। तो प्लांट है कि एनिमल है, दोनों के बीच में है, पता नहीं रहता। ऐसे ही आप देखते होंगे कि जब आप को मान लीजिए कोई डिजीज हुई, तो आप जाते हैं डिपार्टमेंट। मान लो हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो आप जाते हैं कार्डियोलॉजी वाले के पास। कार्डियोलॉजी वाला आपको दवा देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है, उसको ये ध्यान नहीं रहता कि हम हार्ट की दवा तो दे रहे हैं, ये हार्ट की दवा बगल में जो लीवर है उसको फायदा करेगा कि नुकसान करेगा। आप इसको जनरली सुनते होंगे कि एलोपैथी में दूसरे साइड इफेक्ट ज्यादा ही होते हैं, इसलिए कि एलोपैथी में एक अंग का स्पेशलाइजेशन है, वन ऑर्गन। कार्डियोलॉजी मीन्स एक्सपर्ट ऑफ हार्ट। ऐसे ही आप सुनते होंगे कोई बोन्स का, हड्डी का डॉक्टर है, कोई आंख का सर्जन है। ऐसे तमाम सारे डिपार्टमेंट्स बने हैं, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं। वो पूरे विषय की जानकारी नहीं रखते, वो एक ऑर्गन की जानकारी रखते हैं। दे आर एक्सपर्ट टू वन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लेकिन भावना, आप सुने होंगे पंतनगर में कि कोई आयुर्वेद का वैद्य, आयुर्वेद का वैद्य क्या होता है? आयुर्वेद का जो वैद्य होता है उसको A to Z जानकारी है। आप एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाएंगे तो वो आपको पैर की बीमारी हो, हाथ की बीमारी हो, आंख की बीमारी हो, या पैर से सर तक कोई बीमारी हो, एक आयुर्वेद का जो वैद्य है वो आपकी बॉडी का A to Z बीमारी की बात कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसकी दवा दे सकते हैं और दवा खुद बना सकते हैं। व्हाट वी कॉल आयुर्वेदा। ऐसे ही जो हमारे यूनानी वैद्य है, सिद्धा, जो हमारे भारतीय परंपरा की चिकित्सा पद्धतियां थी। आयुर्वेदा इज द फर्स्ट हेल्थ साइंस ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही यूनानी, सिद्धा, ये जो पद्धतियां थी, ये जो नॉलेज था, वो पूरा नॉलेज था।
इसीलिए आज भी हम कहते हैं कि जो आयुर्वेद का वैद्य है, आयुर्वेद की दवाएं, यूनानी की दवाएं, वो साइड इफेक्ट नहीं करती है। वो रोगों का फायदा भले धीरे धीरे करे, लेकिन वो साइड इफेक्ट इसे नहीं करती हैं कि जो यूनानी या आयुर्वेद या सिद्धा मेडिसिन के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, जानकार हैं, वो पूरी जानकारी रखते हैं बॉडी की। तो जब आप किसी विषय की पूरी जानकारी रखें, नॉलेज अक्रॉस द सब्जेक्ट, A to Z of the subject, then it is called cross-disciplinary. Manoj, cross-disciplinary is not cross of two or more than two disciplines. जी Cross is across the subject. जैसे आपका हिंदी सब्जेक्ट है, यही आप कह रहे थे ना? हमारा तो राजनीति विज्ञान है सर। राजनीति विज्ञान है। हिंदी कौन कर रहा था? कोई शिक्षक हमारे हिंदी कह रहे थे। चाय पीने का टाइम हो गया होगा सर, चले गए। चाय पीने का टाइम हो गया? आपका तो सेशन 5 बजे तक है। चाय पीने का टाइम नहीं हुआ, चाय उनके पीने की चाय बन गई, ये तो उनकी चाय बन गई इसलिए चले गए। सो आप लोग अगर ध्यान करें, कैन आई गो टू, जैसे जैसे कमलिका से बात हुई थी, तो कमलिका इज फ्रॉम न्यूट्रिशन, बट उनका कोई स्पेशलाइजेशन होगा। कमलिका, व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन? नहीं सर, डायटेटिक्स मेरा स्पेशलाइजेशन था, डायटेटिक्स, डायबिटिक्स। ऐसे ही जितने टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, आई थिंक 146 प्लस आर देयर। अगर आप देखो तो आपने पढ़ा है अपना विषय, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के पूरे नॉलेज के टीचर नहीं हैं। आपके सब्जेक्ट में, आपके डिपार्टमेंट में आप जैसे कई टीचर्स हैं जो उसी सब्जेक्ट के एक एक दो दो पेपर्स को पढ़ाते हैं। इज इट करेक्ट? यस पूजा पाठक? जी सर, जी 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 सर। आप क्या क्या सब्जेक्ट है पूजा? सर मेरा हिंदी। हिंदी। तो हिंदी हमारे देश की भाषा है, लेकिन हिंदी में कोई पोयम वाले टीचर होते हैं, इसको पद्य कहते हैं, कोई गद्य वाले होते हैं, कोई आलोचक होते हैं, कोई समालोचक होते हैं, कोई व्यंग वाले होते हैं। लेकिन ऐसे हिंदी के टीचर नहीं मिलेंगे पूजा जो हिंदी को A to Z जानते हो। ऐसे हमारे सभी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एक भी टीचर ऐसे अब नहीं होते हैं जो पूरा स्पेशलाइज्ड हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अब हम लोग हमारी जो नीति थी उसमें अलाउड नहीं था, हमारी पॉलिसी में ये अलाउड नहीं था कि यू विल बी द टीचर ऑफ योर सब्जेक्ट A to Z. You will be a teacher of one part of that subject. Am I right, Bhavna? Yes, sir. Yeah. So, जैसे आयुर्वेद का वैद्य है, he know A to Z of आयुर्वेद। तो वो जब कोई दवा आपको देते हैं तो जानते हैं कि ये दवा अगर आंख की है तो यह क्या नाक में नुकसान करेगी या फायदा करेगी, या हार्ट को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगी। इस तरह से व्हेन यू नो A to Z of that subject, A to Z of that subject, then you become teacher like आचार्य। गुरु, गुरु क्या होते हैं? गुरु मीन्स सब्जेक्ट को पूरी तरह से जानना।
जैसे जो पहले गुरुकुल होते थे उसमें एक गुरु होते थे, वो कई शिष्यों को, जितने भी शिष्य होते थे उनका एक गुरु होता था, ठीक है, और वही गुरु उस गुरुकुल के शिष्य को पूरी शिक्षा देते थे। अब क्या है, अब हमारे प्राइमरी हो एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन हो, टर्शियरी हायर एजुकेशन हो, सब में एक क्लास में अनेक गुरु होते हैं। तो जब हम भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे नहीं होता जैसे अब हो रहा है कि कई सारे टीचर होंगे एक ही क्लास में पढ़ाएंगे। तो उसका परिणाम क्या निकला गौरव? परिणाम यह निकला कि शिक्षकों को पूरा विषय का ज्ञान होता ही नहीं है। वो खाली अपने विषय में, अपने भाग में, अपने छोटे से पेपर में जो उनका रुचि उतना ही रखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रखते। इसीलिए ये माना गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि नो, भारतीय ज्ञान परंपरा यह है कि हम अपने विषय, जो भी हमारा विषय है उसका हम सब कुछ जाने। यह था हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और प्रोफेसर डॉक्टर अब्बासी जी इस कार्यक्रम में आपको भारतीय ज्ञान परंपरा पे भी व्याख्यान बुलाए होंगे, सुनाएंगे और आप उसको अच्छा लगेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा भी अभी तक अलाउड नहीं थी पढ़ना पढ़ाना, हमारी पुरानी जो शिक्षा नीति थी, बल्कि विदेशी परंपरा पढ़ाना पढ़ना उसमें अलाउड था। भारतीय ज्ञान परंपरा अलाउड नहीं था। अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा पे कोई प्रोजेक्ट बना के सबमिट करते तो रिजेक्ट हो जाता था। ये भारतीय ज्ञान परंपरा पे आप क्या रिसर्च करोगे, ये क्या पढ़ाओगे? और भारतीय ज्ञान परंपरा ही मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं गौरव, और उसमें ये कहते हैं कि क्रॉस डिसिप्लिनरी, तो द क्रॉस डिसिप्लिनरी इज A to Z of one subject. Teaching, research, knowledge, skilling, A to Z of one subject is cross disciplinary. जैसे भाषा, हिंदी की टीचर है पूजा। अब अगर हिंदी ही आप जानोगे और हिंदी में भी कहोगे कि हम तो पोयम वाले हैं, कविता वाले हैं, और हिंदी शिक्षक हो के आप कहोगे कि हमको अंग्रेजी तो समझ में नहीं आती, तो आपका काम नहीं चलने वाला है। आप भाषा के शिक्षक हैं, हिंदी भाषा के हैं, तो सारी हिंदी आनी चाहिए, साथ में भाषा का दूसरा स्वरूप भी आना चाहिए, तभी आप एक समृद्धशाली शिक्षक बन सकेंगे। So, cross-disciplinary is a teacher who have knowledge across the subject. जैसे कोई बताए कि हम इकोनॉमिक्स के शिक्षक हैं, तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे भाग हैं, और आजकल आप देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के बैंक का इकोनॉमिक्स अलग है, कृषि वाला अलग है, ट्रेड वाला अलग है, कारपोरेट वाला अलग है, और हम एक विषय को जानते हैं, बाकी को हम नहीं समझते। तो क्रॉस डिसिप्लिनरी इज द न्यू thing in our national education policy, where we talk across the subject, everything of the subject, like Ayurveda वैद्य। अगर आपको अपने विषय की सारी जानकारी है, जैसे आयुर्वेद के वैद्य की है, यूनानी वैद्य की है, तभी वो जानता है कि हम जो मेडिसिन आपको दे रहे हैं ये फायदा कहाँ करेगी और नुकसान कहाँ करेगी। पूरी जानकारी नहीं है, तो जानकारी हार्ट की है, उसको पता है कि हार्ट को तो फायदा करेगी,
बाकी को नुकसान करेगी कि फायदा करेगी हम जानती नहीं है। तो होता यह है कि हार्ट को फायदा करने के चक्कर में थोड़ा बहुत नुकसान इधर उधर होता रहता है। इसीलिए जब आप विदेशों की बात करेंगे तो वहां पे डॉक्टर इतने स्पेशलाइज्ड हैं कि अगर आपकी आंख खराब है तो वहां आप जाओगे तो पता चलेगा कि आपको दाहिने आंख में खराबी है कि बाएं आंख में खराबी है। दाहिने आंख का डॉक्टर अलग पाया जाएगा, बाएं आंख का अलग पाया जाएगा। लेफ्ट हैंड का डॉक्टर अलग है, राइट हैंड का अलग है। दिस इज स्पेशलाइजेशन। बट जो क्रॉस डिसिप्लिनरी ज्ञान था, जैसे आपका आयुर्वेद का ज्ञान है, जैसे हमारे भाषा का ज्ञान था, हमारे संस्कृत का ज्ञान था, हमारे देश में गणित का ज्ञान था, हमारे देश में मेटलर्जी का ज्ञान था, जिससे भारत बहुत समृद्धशाली राष्ट्र था। ज्ञान इतना था, ज्योतिष का ज्ञान आज आप भी देख लो, हमारे आपके आसपास आप सब शिक्षक हो और जितने शिक्षक हैं, अगर आप सोचो कि आपके अगल बगल जो मांगलिक काम होते हैं उनका दिन, उनका समय कौन बताता है? तो वो कोई मैथमेटिक्स का, एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का जानकार ही बता सकता है कि कौन सा ग्रह होगा, कौन सा दिन होगा और कैसे कहाँ गति होगी और कौन सा शुभ मुहूर्त अच्छा होगा। तो दिस वाज across the knowledge of that discipline, so it become cross disciplinary। तो अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्रॉस डिसिप्लिनरी ज्ञान को देने का, इसको पढ़ने का, इसको सिखाने का, सीखने का अलाउड है। पहले ये अलाउड ही नहीं था। तो हम लोगों ने बात की मोनोडिसिप्लिनरी, हमने आपको एग्जाम्पल्स बताए। हम लोगों ने अभी तक बात की इंटरडिसिप्लिनरी, उसका आपको उदाहरण बताया। हमने बात की क्रॉस डिसिप्लिनरी और आपको आयुर्वेद, यूनानी या हमारे मेटलर्जी, हमारे गणित, हमारे ज्योतिष, ऐसे उदाहरण बताए जो आप अभी देखे होंगे, सुने होंगे कि कुछ महीने पहले तीर्थराज प्रयाग में 66 करोड़ लोग जाके स्नान किए। किसके कहने पे गए? किसी कहने पे नहीं गए। हमारे सब्जेक्ट के, चाहे हमारी पूजा जी हिंदी की हैं, गौरव एजुकेशन के हैं, भावना फिजिक्स के हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितने लोग आते हैं? 100-150 लोग आते हैं, 400-500 मान लो। यस पूजा 1000 मान लो, 1000 ज्यादा आते ही नहीं है। लेकिन 66 करोड़ लोग कहाँ गए? तो किसके बुलाने से गए? उसमें कितने पढ़े लोग थे, कितने अनपढ़ थे, कितने बीच के थे? क्यों गए? क्रॉस डिसिप्लिनरी ज्ञान है उनको। उनको ये पता है कि सुखमय जीवन कैसे बिताया जाता है। उसमें गंगा स्नान का भी महत्व बताया गया है, उसमें गंगा जल का महत्व बताया गया है। वो सही है, गलत है, वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक बात की बात है, वो तो शोध की बात है और शोध करना चाहिए। लेकिन ये बात रही थी कि व्हाट इज क्रॉस डिसिप्लिन इन होलिस्टिक लाइफ। सर आप अपनी आवाज बंद करो, नहीं तो हम व्याख्यान बंद कर देंगे, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। प्लीज म्यूट योर माइक। हम लोग आपको संभालें कि अपनी बात करें। थैंक यू। सो क्रॉस डिसिप्लिन इज द वे ऑफ लाइफ in our nation। हिंदुस्तान, इंडिया में क्रॉस डिसिप्लिन जीवन को सुखमय बनाने का ज्ञान थी, परंपरा थी। तो अब क्रॉस डिसिप्लिन अलाउड है। मनोज आप बार-बार अपने माइक को, लेकिन सर मैं इसलिए कर रहा था कि सर हम लोग बुद्धिजीवियों का मंच है, तो हमें हवाई बातें, जैसे मीडिया ने परसेप्शन बढ़ा दिया 68 करोड़, तो सर थोड़ा हम लोग को परहेज करना चाहिए। बाकी आपका संदर्भ सही है, बाकी आंकड़े सर बिल्कुल हवाई। अरे भाई आंकड़े को आधा कर दो, 33 कर दो।
और कम कर दो, 10 कर दो, 5 कर दो, 1 कर दो। आंकड़े क्यों जा रहे हो आप? आंकड़े की बात नहीं है, बात जो आपसे हम साझा कर रहे हैं वो है नॉलेज अक्रॉस द डिसिप्लिन। Knowledge across the discipline is the cross disciplinary. Yes. Kashmiri Kushwaha. Can you have raised the hand? अभी तुम्हें अपनी सवारी कर दी। Yes, any question? We can take question from Krashmi Kushwaha. Yes, Krashmi, you can ask the question. Anyway, Dr. Bhavana Pandey, you have raised the hand. Sir, वो by mistake it's pressed. Sorry, sir. Sorry. Please. Anybody who want to ask the question, we can take the question. Otherwise, go ahead. Okay. तो हम लोगों ने बात करी क्रॉस डिसिप्लिन की, जिसमें A to Z ऑफ द डिसिप्लिन का नॉलेज पहले होता था। आप सुने होंगे अपने अपने क्षेत्रों से, जहां से आप हैं, कि हमारे देश में कोई कालिदास होते थे, हमारे देश में कोई तुलसीदास होते थे जो रामायण लिख डाली। ऐसे विद्वान अपने विषय के होते थे, जो अब होना चाहिए। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जिसमें वो अलाउड है, ऐसा होना चाहिए जैसा था। हम लोग विश्व गुरु थे, हमारे यहाँ ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनको हम नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी थे। विश्व की पहली यूनिवर्सिटी हमारे देश में ही थी। विश्व का पहला स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ साइंस, आयुर्वेद की बात हम लोग क्रॉस डिसिप्लिनरी में कर रहे थे। तो अगेन now we have a policy where we should go across the discipline, good knowledge, deep knowledge, understanding A to Z of that subject is cross disciplinary. One more, चूंकि टाइम ज्यादा नहीं है, ट्रांस डिसिप्लिनरी। क्रॉस डिसिप्लिनरी से थोड़ा और आगे एक स्टेप is the transdisciplinary. And I request my teachers, good teachers, thank you all very much for good interaction with me in this session. ऑनलाइन में थोड़ा अलग तरह से आजकल ऑनलाइन चलता है, बट आप लोग उपस्थित रहे और इंटरेक्ट किया। थैंक यू ऑल। सो नेक्स्ट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी। ट्रांसडिसिप्लिनरी। सो एनीवन, व्हाट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी? Sir, good evening, sir. Good evening, Yogita. Sir, I think transdisciplinary is something which is beyond academic boundaries. Very good. Like when you apply spiritual knowledge and spiritual philosophies and scientific inventions together to promote kind of a mental well-being of a person. Yes, Yogita. Yogita, you are very correct, but don't say ki beyond the academic boundary. What is academic boundary? So, in general, I mean like which is kind of a syllabi or the curriculum which we follow, right? No. Curriculum and syllabi is man-made. Sir. Right. हमारे आप सुने होंगे कोई बॉम्ब होती है, कोई डिपार्टमेंट की कमेटी होती है, कोई शिक्षा परिषद होता है, एकेडमिक काउंसिल होती है, उससे पास हो गया, जो पास हो गया बन गया। But Yogita, very interesting, and thank you too much, Yogita. Nothing is beyond the academics. Right, sir. जैसे आपका क्या सब्जेक्ट है योगिता? So English literature. English literature. So thank you, Yogita, and we have some limitation. Like Yogita is a teacher of English now. Before before becoming a teacher, she was a student of English. Sometime a research scholar, then maybe some student PG or UG. Am I right? Yes, Yogita? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
तो योगिता, जब आप बीए कर रहे थे तो इंग्लिश पढ़ रहे थे, राइट सर। अगर बीए में आप ये कहते, आप जब पढ़ने के बाद घर जाते थे तो क्या करते थे योगिता? सर means in what context are you asking, like? No, in very simple way of life. So homely chores, yes sir. Homely क्या chores and like whatever we have studied in the college, then to revise that. No, that is not my question. My question is, जब हम पढ़ते थे, हमारे सभी टीचर पढ़ते, तभी तो टीचर बने। Yes, और sir. वो पॉलिसी अच्छी थी, तभी हम शिक्षक बने हैं वहां से पढ़ के। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और क्वेश्चन सबके लिए है कि जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ते थे या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, तो टीचिंग, लर्निंग, प्रैक्टिकल आवर्स के बाद आप हॉस्टल में रहते थे तो क्या करते थे? टीचिंग लर्निंग आवर्स के बाद घर में रहते थे तो क्या करते थे? ये मेरा क्वेश्चन है योगिता। लाइब्रेरी जाते थे या टीवी देख लेते थे, हॉस्टल में रहते थे तो लाइब्रेरी चले जाते थे, या घर में रहते थे टीवी या फ्रेंड्स लोगों से मिलना या पड़ोसी नेबर से बात कर लेना, समथिंग अब लाइक देखो भावना, पड़ोसी से रोज तो नहीं मिल सकते, पड़ोसी से तो रोज नहीं मिलना होगा, कभी कभी मिल लिया। वो करना नहीं हुआ, वो तो होना हुआ कि होता था, भाई जा रहे थे, पड़ोसी मिल गया तो मिल गए। लेकिन पढ़ाई के बाद आपकी इंटरेस्ट किस चीज में थी, ये है क्वेश्चन। सर खेलने में था, शाम को क्या खेलते थे। क्या खेलते थे? सर हम तो जैसे जब छोटे थे तब तो गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे, घर हाँ, बनाना। हाँ। और जब बड़े हो गए तो फिर बैडमिंटन खेलना। बैडमिंटन खेलना, बहुत नहीं खेलना, बैडमिंटन Yes. खेला था। क्या योगिता, आप क्या करते थे? Sir, I used to do sketching. I still do. स्केचिंग करते थे। Yes, sir. एंड यू प्रकाश शुक्ला? प्रखर शुक्ला? जी सर, बैडमिंटन खेलना। और सब्जेक्ट क्या है आपका? सर मेरा हिंदी साहित्य है, रिसर्च स्कॉलर। क्या है? हिंदी साहित्य। तो अब ज्यादा टाइम नहीं है, 5 बजने वाला है, टाइम खत्म हो जाएगा तो हम लोग ये बंद कर देंगे। अब प्रखर शुक्ला हिंदी पढ़ते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। ऐसे ही हमारी डॉक्टर भावना पांडे, बार बार उनका नाम मैं ले रहा हूँ आज, भावना भी फिजिक्स पढ़ाती है और बैडमिंटन का उनका इंटरेस्ट है। योगिता ने बताया स्केच करती थी बट इंग्लिश पढ़ी है। बट भावना, यू नो वेरी वेल कि बैडमिंटन वाज नॉट अलाउड विथ फिजिक्स। फिजिक्स के साथ क्या अलाउड था? केमिस्ट्री अलाउड था, मैथमेटिक्स अलाउड था, बैडमिंटन कभी अलाउड नहीं था। तो पॉलिसी हमारी थी भावना एंड प्रखर कि आपके विषय के साथ वो अलाउड नहीं था जो आपका इंटरेस्ट था। तो हम सब लोगों को अपने इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता था कि घर भावना फिजिक्स पढ़ती थी, बैडमिंटन का इंटरेस्ट था, वो फिजिक्स के बाद बैडमिंटन खाली टाइम में सुबह शाम खेलती थी। लेकिन अगर ऐसी नीति होती भावना जहां पे बैडमिंटन फिजिक्स के साथ अलाउड होता, तो शायद भावना फिजिक्स की अच्छी टीचर बनी, साथ में बैडमिंटन की अच्छी खिलाड़ी भी बन जाती। ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। जो हमारा इंटरेस्ट है वो पॉलिसी हमें अलाउ करने चाहिए। ऐसी पॉलिसी क्या जो हमारे इंटरेस्ट को ही दबा दे। तो भावना जी, पहले ऐसी ही पॉलिसी थी कि आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, आपकी रुचि कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं, आपको क्या पढ़ना है
ये एक सीमा बनी थी, एक सर्किल बनी थी, एक लाइन बनी थी, एक बॉक्स बना था। उस बॉक्स के अंदर आपको फिट होना था। जैसे हिंदी प्रखर पढ़ रहे हैं तो प्रखर मेडिकल नहीं पढ़ सकते, उनके घर में जरूरत है मेडिकल मेडिसिन की। उनके घर में जरूरत है कि उनकी माँ को, उनके पिताजी को, उनके भाई को इंजेक्शन लगाना है, तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए कोई एक नर्स आएगी, 10वीं पास होगी। लेकिन प्रखर पीएचडी कर रहे हैं, वो इंजेक्शन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं लगा सकते, इंजेक्शन लगाना सीखना हिंदी के साथ अलाउड नहीं है। तो प्रखर समझ गए बात मेरी? समझ गए आप सब लोग? यस कि ऐसी नीति जिसमें हमारे घर में बीमार आदमी है लेकिन हम डॉक्टरी थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़ सकते। हमारे घर में मुकदमा चलता है लेकिन हम वकालत नहीं पढ़ सकते, थोड़ा जान नहीं सकते। हम अपने ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चलाएंगे लेकिन कंप्यूटर पढ़ नहीं सकते थे। ये एक पॉलिसी थी और वही पॉलिसी हमको नुकसान करती थी। अब जो पॉलिसी है उसमें एक टर्म है जिसको हम कहते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी। ट्रांस डिसिप्लिनरी मीन्स स्टडी ऑफ अनरिलेटेड डिसिप्लिन्स। फिजिक्स के साथ म्यूजिक, फिजिक्स के साथ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के साथ मेडिकल, मेडिकल के साथ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के साथ लॉ, लॉ के साथ बायोटेक्नोलॉजी। जो आपको जीवन के समस्याओं का समाधान कर सके वो पढ़ना अलाउड है। इसी को कहते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी। So to conclude today, we discussed monodisciplinary, we discussed interdisciplinary, we discussed cross-disciplinary, we discussed transdisciplinary with examples, and this all makes multidisciplinary. तो multidisciplinary अपने आप में कुछ नहीं होता। Multidisciplinary वह है जिसमें transdisciplinary हो सकता है, क्रॉस डिसिप्लिनरी हो सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी हो सकता है, मोनोडिसिप्लिनरी तो है ही है। अब हम सब मोनोडिसिप्लिनरी के टीचर हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो भावना आप उसको मना नहीं कर सकते। प्रखर है हिंदी के साथ वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। और कितना पढ़ सकता है? 40% क्रेडिट, 40%। 40% क्रेडिट वो स्टूडेंट कुछ भी पढ़ सकता है। एक यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता है भावना, पंतनगर के साथ वो जेएनयू से भी पढ़ सकता है, अलाउड है। पंतनगर के साथ वो स्टैमफोर्ड से भी पढ़ सकता है। तो किसी भारतीय विश्वविद्यालय या किसी विदेशी विश्वविद्यालय में भी आपका स्टूडेंट अब पढ़ सकता है। तो 2 भारतीय या 2 विदेशी विश्वविद्यालय से भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर सकता है, 40% क्रेडिट पढ़ सकता है। इसी को हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। सो विद दिस वी कंक्लूड। हम लोग 5 बजे के टाइम पे आ गए हैं। कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज इन नेक्स्ट सेशन। यस सर, may I ask you something? प्लीज। सर नमस्ते सर, मेरा नाम नाहिद है। सर मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज के जो सर आपने चारों जो डिसिप्लिन के बारे में बताया, बहुत अच्छे से बहुत गहराई से बताया, थैंक यू सो मच। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई स्टूडेंट है जिसने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में किया है, जिसमें लास्ट में जाके उसके मेजर जो सब्जेक्ट बचे जिसमें 2 रह जाते हैं, तो वो उसका पॉलिटिकल साइंस बचा और हिंदी। तो क्या सर वो एमए इंग्लिश में कर सकता है और पीएचडी अपनी परस्यू कर सकता है इंग्लिश में? वो कहीं भी कर सकता है। देखो, बीए के बाद एमए और पीएचडी तो कर ही सकता है। वो बीए में भी
पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के साथ वो इंजीनियरिंग भी पढ़ सकता है, मेडिकल भी पढ़ सकता है, लॉ भी पढ़ सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है। सर 40% क्रेडिट, 40% क्रेडिट, 60% तो जो उसका मेजर है वो पढ़ेगा, 40% वो कुछ भी पढ़ सकता है और विदेशी विश्वविद्यालय में जाके पढ़ सकता है। जी सर, वो जो है माइनर में आ जाता है सर। और यहाँ माइनर तो उसको माइनर मेजर पहले था, अब ये हो गया कि जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं तो वो माइनर तो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट हुआ, बट जब मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं तो ट्रांस डिसिप्लिनरी अनरिलेटेड में जा सकता है, क्रॉस डिसिप्लिनरी क्रॉस सब्जेक्ट जा सकता है, इंटर डिसिप्लिनरी किसी भी सब्जेक्ट के साथ वो काम कर सकता है। ये चेंज है उसमें। लेकिन सर हमारे यहाँ NEP 2020 के तहत जो बच्चों को सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उसमें तो सर जो BA फाइनल के लास्ट 2 सब्जेक्ट हैं वो MA उसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जो लास्ट में 2 तो ये आप बिल्कुल सच कह रहे हो। तो आप ये मान लो कि आपके यहाँ NEP अभी थोड़ा लिमिटेड रूप से क्रियान्वित हो रही है, पूरी छूट नहीं दी गई है, पूरी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। अभी आपने जो करते थे उससे थोड़ा विविधीकरण कर रहे हो, थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हो। जब आप इसको पूरी तरह क्रियान्वित होने लगेगा तो वो स्टूडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में कभी भी पढ़ाई छोड़ के नौकरी करने जा सकता है, घर देखने जा सकता है, कुछ और काम करने जा सकता है, और कभी भी वो 5-7 साल बाद लौट के आ भी सकता है और जो चाहे वो पढ़ भी सकता है। इसको कहते हैं फुल NEP 2020। एवरीथिंग इज अलाउड टू लर्न हैप्पीली एंड टू बी अ वेल राउंडेड ग्रेजुएट। हमारी जो रुचि है वो पढ़ना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अब कॉलेज कह रहा है कि नहीं तुमको ये अलाउड नहीं है, तो फिर शिक्षा नीति कहाँ हुई? फिर तो कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार ये व्यवस्था बना रहा है। जी सर, मैंने इसीलिए क्वेश्चन पुटअप किया क्योंकि ये चीज जहाँ कहा जाता है कि फ्रीडम है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ 2 सब्जेक्ट्स में बांध के रख दिया है वो आगे मास्टर्स ही नहीं कर सकता उसमें, तो कैसी NEP है? वही मैं नहीं समझ पा रही थी। नहीं है, वो लिमिटेड है। अभी गाइडलाइंस है, उसमें क्लियर लिखा है कि जो BA फाइनल के 2 सब्जेक्ट मेजर में रहे हैं बच्चा केवल उसमें कर सकता है। इसमें तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको बाद में पता चलता है। आपका कॉलेज सरकारी है ना? जी सर, एडिट कॉलेज है। हाँ, तो थोड़ा सरकार की नीतियां भी रहती है वहाँ। सरकार भी धीरे धीरे समझ जाएगी पॉलिसी क्या है तो पूरा किरण होने लगेगी, आप चिंता मत करो। जैसे यस, एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच सर। आज मेरे को रियली में मल्टी डिसिप्लिनरी का रियल मीनिंग समझ में आया और उससे बहुत चीज हमने सीखा भी कि हम उसको आगे अपने फ्यूचर में मतलब अपने लिए और सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं। मतलब अभी तक मुझे मल्टी डिसिप्लिनरी का इतना डेप्थ में नहीं पता था। मुझे पता था कि सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके रिसर्च करना है, पर ये हमारा लाइफ से जुड़ा हुआ है, बचपन से ऐसे था, ये आज पहली बार हमको इसका मतलब पता चला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भावना, थैंक यू ऑल। कोई लोगों ने और रेज? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you. Can I leave now? Yes. Thank you so much sir for this Thank wonderful. you sir. Thank you, sir. Thank you sir.